हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से यूपीएससी आईएएस प्री के क्वेश्चनों को देखेंगे जो 1998 में पूछे गए थे। आइए देखते हैं कि यूपीएससी आईएएस प्री में पहले किस तरीके के क्वेश्चनों को पूछा जाता था। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुलकेशिन प्रथम यानी पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। यानी पुलकेशिन प्रथम के बादामी शिलालेख से क्वेश्चन उठाया गया है और उसमें ये जो 465 का दिनांकित शक वर्ष है उसको विक्रम संवत में बदलना है। तो देखते हैं कि इसको जब विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कौन सा होगा। ए ऑप्शन है 601, बी है 300, सी है 330 और डी है 407। तो हम देखते हैं कि जो विक्रम संवत है वो 58 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। कितने में? 58। और हमें शक वर्ष 78 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है। शक 78 ईस्वी में। तो 58 विक्रम संवत और 78 ये शक वर्ष, जो 78 ईस्वी में शक वर्ष और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत लागू हुआ। तो शक वर्ष हमारा कितना दिया हुआ है? 465। इनको सबको हमें जोड़ना है। इसके बाद हम ये बादामी शिलालेख जो है पुलकेशिन वाला वो हम जोड़ के निकालेंगे कि ये कितना बनेगा। तो 8 5 13 और 8 21 का 1। अब जोड़ते हैं 7 6 13 और 13 5। देखिए 7 6 13 और 13 और 5 18 18 और 2 हो गया 20 का 0। और ये 4 है, 4 और 2 6, 601 जो होगा वो विक्रम संवत होगा। ये पुलकेशिन का शिलालेख का ये वर्ष निकलेगा विक्रम संवत में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 601। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी आईएएस में। क्या पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो वर्ष हम देखते हैं 58 ईसा पूर्व में हमें विक्रम संवत को देखते हैं और 78 ईस्वी में हमें शक वर्ष मिलता है। तो इन दोनों को जोड़ करके और ये जो 465 है इसको जोड़ेंगे। तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा पुलकेशिन बादामी शिलालेख का दिनांकित विक्रम संवत वर्ष निकल आएगा। तो ये 601 जो निकला वो हमारा पुलकेशिन बादामी शिलालेख का दिनांकित विक्रम संवत का वर्ष है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि? किस लिए? जो यूनानी है, कुषाण है और शक हैं, इन लोगों ने किस लिए हिंदू धर्म को न अपना करके बौद्ध धर्म को अपनाया? क्या वजह थी? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। यानी उस समय जो बौद्ध धर्म था वो बहुत ही प्रभुत्व था। दूसरा कह रहा है बी, उन्होंने युद्ध एवं हिंसा का परित्याग कर दिया। तो ये बात तो कहीं तक तो ठीक है कि वो उन्होंने युद्ध और हिंसा का परित्याग किया बौद्ध धर्म में, लेकिन बौद्ध धर्म का समय प्रभुत्व भी बहुत था। लेकिन उन्होंने यानी जो शक हैं, यूनानी है, कुषाण है, इन लोगों ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? इस बात पर पूछा गया है। तो जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर से आकर्षित नहीं हुए है। तो जो जाति प्रथा हिंदुओं में थी, कुरीतियां थी हिंदू धर्म में, उनको ये लोग नापसंद करते थे, इसलिए अपनाया कि
ऑप्शन डी कह रहा है बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। बौद्ध धर्म के माध्यम से, ठीक, भारतीय समाज में तक पहुंचने की जो परंपरा थी वो बहुत आसान थी, इनका कहने का यह मतलब है। तो जो यूनानी, शक और कुषाण थे, ये हिंदू धर्म को ना अपना करके कुछ शासक जो थे वो बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, क्या कारण था? तो इसका कारण था क्योंकि ये जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर से आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी। इस वजह से जो यूनानी और कुषाण और शक थे ये हिंदू धर्म को नहीं अपनाया, क्योंकि इस हिंदू धर्म में कुरीतियां थी, जाति प्रथा थी, हर तरीके की कमियां थी, इसलिए वो हिंदू धर्म की ओर ना आकर्षित होकर के बौद्ध धर्म को की तरफ आकर्षित हुए। और जो बौद्ध धर्म है उस समय बहुत ही अपना वर्चस्व बनाए हुए था और उसमें बहुत ही अच्छाइयां भी थी, इसलिए ये यूनानी और कुषाण और शक ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा। तो यूनानी, कुषाण एवं शकों ने हिंदू धर्म के स्थान पर जाति प्रथा से विविध हिंदू धर्म की ओर से आकर्षित नहीं हुए, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं, यानी जो रॉक एडिक्ट हैं, वो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है कि जो अशोक के जो शिलालेख हैं, ठीक, उनमें से कौन सा शिलालेख है जो संगम राज्य के बारे में हमें बताता है? कौन से शिलालेख हैं? तो हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन कह रहा है पहला और 10वां शिलालेख, दूसरा कह रहा है पहला और 11वां शिलालेख, सी कह रहा है दूसरा और 13वां शिलालेख, ऑप्शन डी कह रहा है दूसरा और 14वां शिलालेख। देखिए क्वेश्चन बनाने की टेक्निक देखिए यूपीएससी की कि कितने सटीकता से क्वेश्चन पूछता है और कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाता है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं वो संगम राज्य के विषय में हमें कौन से शिलालेख हमें बताते हैं जो सम्मिलित हैं उनमें? तो ऑप्शन ए कह रहा है पहला और 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख, दूसरा और 14वां शिलालेख। तो हमें देखने को मिलता है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं जो संगम राज्य के विषय में बताते हैं, तो वो हमें दूसरे और 13वें शिलालेख में बताते हैं, दूसरे और 13वें शिलालेख में बताया गया है संगम राज्य के बारे में, जिसमें हमें चेर, चोल, ठीक, ये वो राज्य हैं, उनको इन दूसरे और 13वें शिलालेख में अशोक के बताया गया है संगम राज्य के विषय में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में जैसे कुछ चीजें दी गई हैं, उनका सही क्रम यानी कालानुक्रम क्या है? जो कौन पहले आया, इसके बाद आया, फिर इसके बाद कौन सा आया, फिर इसके बाद कौन सा आया? तो पहला क्या कह रहा है कि सोने के सिक्के, दूसरा कह रहा आहत मुद्रा एवं चांदी के सिक्के, तीसरा लोहे का हल और चौथा कह रहा नगर संस्कृत। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है कि कुछ कालानुक्रम कुछ दिए गए हैं, उनको हमें सीरियल वाइज बताना है कि कौन सा किसके बाद अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन ए कह रहा 3 4 1 2, 3 4 2 1, 4 3 2 1 या 4 3 1 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम देखते हैं कि नगर संस्कृत हमें सबसे पहले देखने को मिलती है किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा काल जो है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले हड़प्पा युग, इसमें हमें क्या मिलता है? नगर संस्कृत। ये नंबर 1 पर है नगर संस्कृत, ठीक, ये सबसे पहले हमें देखने को मिलती है। फिर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा हमें इसके बाद हड़प्पा युग के बाद हमें लोहे का हल देखने को मिलता है।
लोहे का हल। दूसरा क्या मिलता है? लोहे का हल। लोहे का हल ये हमें उत्तर वैदिक युग, उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है लोहे का हल। तो पहला हमें नगर संस्कृत हड़प्पा युग में, लोहे का हल हमें उत्तर वैदिक युग में देखने को मिलता है, जो उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। फिर हमें तीसरा क्या देखने को मिलता है? तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है आहत मुद्रा एवं चांदी के सिक्के। आहत मुद्रा एवं चांदी के सिक्के। और ये किस युग में मिलते हैं हमें? तो ये मिलते हैं हमें बौद्ध युग में। बौद्ध युग में तो बुद्ध जो युग था उसमें हमें देखने को मिलता है आहत मुद्रा एवं चांदी के सिक्के। और जो सोने के सिक्के हैं, ये 4 नंबर पे जो हमें देखने को मिलता है सोने के सिक्के। सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं ये मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर युग में। तो मौर्योत्तर युग में तो हम देखते हैं सबसे पहले 4, फिर 3 और फिर 2 और फिर 1। तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस कालानुक्रम मिल गया। कौन सा? 4 3 2 1। तो ऑप्शन ए में 3 4 1 2 है, बी में 3 4 2 1 है, सी में 4 3 1 2 है और डी में 4 3 2 1। यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। पहले हमें नगर संस्कृत मिलती है, दूसरा मिलता है लोहे का हल जो हमें उत्तर वैदिक युग में देखने को मिलता है, फिर बौद्ध युग में देखने को मिलता है आहत मुद्रा एवं चांदी के सिक्के, और फिर हमें देखने को मिलता है सोने के सिक्के जो हमें मौर्योत्तर युग में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ही इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नगर संस्कृत, लोहे का हल, आहत मुद्रा एवं चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के। इस तरीके से ये कालानुक्रम लगाया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हुआ। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। अष्टांग मार्ग बौद्ध धर्म में जो मध्यम मार्ग को अपनाया गया उसी को अष्टांग मार्ग कहा गया, जिसको महात्मा बुद्ध ने अपने में उतारा था और मध्यम मार्ग को अपनाया था। तो उसके बारे में कहा गया अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। ऑप्शन ए कह रहा है दीप वंश की विषय वस्तु का, ऑप्शन बी कह रहा है दिव्य वदान की विषय वस्तु का, ऑप्शन सी कह रहा है महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, ऑप्शन डी कह रहा है धर्म चक्र परिवर्तन सुत की विषय वस्तु का। तो हम देखते हैं कि दीप वंश जो है, दीप वंश की विषय वस्तु का अष्टांग मार्ग में जो मध्यम मार्ग अपनाया गया है उसको लेकर के इस संकल्पना का अंग है। अष्टांग मार्ग का संकल्पना का अंग दीप वंश की विषय वस्तु का है। कौन सा? दीप वंश। दीप वंश की विषय वस्तु का जो हमें देखने को क्या मिलता है? मध्यम मार्ग अपनाया गया। तो उससे यह क्वेश्चन पूछा गया अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग दीप वंश की विषय वस्तु का है, इसलिए इसका आंसर दीप वंश की विषय वस्तु का हो जाएगा। अब क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? यानी जो प्राचीन भारतीय अभिलेख हैं उनमें से एक में खाद्यान्न में देश में जो संकट आया है वो किस शिलालेख में उल्लेखित किया गया है, किस अभिलेख में देखा गया है? तो ये जो हमें देखने को मिलता है ऑप्शन क्या कह रहा है? सोहगोरा ताम्रपत्र, या अशोक का रुम्मिंदे स्तंभ लेख, या सी प्रयाग प्रशस्त, या चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। तो इसमें जो भारतीय अभिलेखों में से जो खाद्यान्न जो देश में संकट काल उपयोग है तो सुरक्षित रखने के बारे में आदेश जारी किया गया, तो वो सोहगौरा ताम्रपत्र था। कौन सा? सोहगौरा जो ताम्रपत्र था उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। ताम्रपत्र, सोहगौरा ताम्रपत्र,
उसमें हम संकट काल में उपयोग है जो सुरक्षित रखने के बारे में जो प्राचीनतम शाही आदेश था उसको हम यह सोगोरा ताम्रपत्र में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 1998 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप पढ़ते चलिए और यूपीएससी के प्री के क्वेश्चनों को हल करते चलिए और इससे देखिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाता है और किस टाइप के क्वेश्चन बनाता है। आपको बहुत लाभ होगा और आप परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाओगे। और ये ज्यादातर क्वेश्चन जो दक्षिण भारत के जो बोर्ड हैं जैसे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, इन सब बोर्डों की किताबों से उठा करके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। तो आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।